हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था पावर शेयरिंग, उसके आगे हम पढ़ते हैं। जो हम लोग का उसमें हमने पढ़ लिया था अभी तक, बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब इसमें पढ़ते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम में क्या 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 हुआ। जो मतलब दोबारा से जब विद्रोह के बाद जो स्थापित हुआ बेल्जियम, तो उसमें क्या क्या उन्होंने शर्तें रखी थी। तो यहाँ पे हम लोग पूरा रीड ना करके सिर्फ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में कंक्लूजन उन्होंने क्या लिखा, जो फ्रेंच और डच होंगे उनको क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी क्या होगी, उनके समान रूप से उनको पार्टीज़ को दी जाएगी, उनके मिनिस्टर होंगे और समान रूप से उनकी बात सुनी जाएगी। ठीक है। एक समुदाय कोई भी जो होगा, चाहे फ्रेंच हो चाहे डच, कोई भी एक समुदाय निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, जो स्टेट सरकार होगी यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी। जो स्टेट का जो भी मुख्यमंत्री होगा या जहाँ भी जो भी उनका प्रेसिडेंट कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा, वो अपने स्वतंत्र रूप से अपने लिए डिसीजन ले सकता है अपने स्टेट के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोले जाएगा, जो उनकी राजधानी है ब्रुसेल, जो राजधानी है वो क्या होगी, इसमें अलग गवर्नमेंट होगी जिसमें डच और फ्रेंच समान रूप से चलाएंगे उसको, या वो टाइम टू टाइम चलाएंगे या फिर समान रूप से उसमें अधिकारी लोग होंगे वो मिलकर चलाएंगे उसको। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है, इसके अलावा जो सामाजिक हो गए, जो क्योंकि इसमें जो लड़ाई हुई थी वो समाज के ऊपर हुई थी, तो इसमें सामाजिक क्या होगी, सरकार अलग से होगी, जो जिसमें क्या होंगे, जो डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं या फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो समान रूप से अपने अधिकारियों को चुन सकेंगे। ठीक है। ये थे हमारे 4 पॉइंट्स थे जो जो निष्कर्ष निकला था बेल्जियम गवर्नमेंट का जो विद्रोह हुआ था उस पर। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, जो क्रांति थी श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। तो श्रीलंका के बारे में मालूम है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। इसमें क्या क्या होता है, 2 तरह के ग्रुप बने हुए हैं। इसमें तमिलनाडु सॉर्दर्न कोस्ट में हमारा इंडिया का बताया गया उसमें। ठीक है। उसमें टोटल 2 करोड़ पीपल हैं, जो उसमें 74 सिरहाने हैं, सिन्हालीस हैं और 80% तमिल्स हैं। ये 2 तरह की उसमें कम्युनिटीज़ हैं जो स्पीक मतलब बोलने वाले हैं। अब उसमें क्या था, तो तमिल भी हैं, उसमें 2 तरह के सब ग्रुप बने हुए। तमिल्स में 2 तरह के, तो श्रीलंकन तमिल और दूसरे होते हैं इंडियन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल कौन से थे, श्रीलंकन तमिल वो थे जो पहले से वहाँ पे थे, नेटिव थे वहाँ के। ठीक है। ये 13% कम वो थी उनकी पॉपुलेशन थी उसमें। और जो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे ये लोग। और सबसे ज़्यादा कौन सी इसको मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। जबकि दूसरी जो तमिल भाषा थे इंडियन तमिल थे। और इसमें से, लेकिन इसमें से भी श्रीलंका में भी बहुत से लोग कौन से थे, मुस्लिम और हिंदू तमिल भाषा, हिंदू और मुस्लिम थे, वो भी तमिल भाषा बोलते थे। और इंडियन तमिल कौन से थे, जो ब्रिटिश राज था उस ड्यूरेशन में इंडिया से जो तमिल लोग काम करने के लिए, व्यवसाय के लिए और ब्रिटिश द्वारा ले जाए गए थे, वो इंडियन तमिल कहलाते थे वहाँ पे। ठीक है। जिनमें से 5% दे आर 5% थे, दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाली, सिन्हा लैंग्वेज बोलते थे। उसमें से 5% थे वो बोलते थे लैंग्वेज। इसके बाद हम आगे देखते हैं मेजॉरिटी इन कम्युनिटीज़। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इसमें पूरा ये बताया गया कि जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ से लिखेंगे जब श्रीलंका देश आज़ाद हुआ ये 1948 में, तो सिन्हाला जो थे, जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को, जो बौद्ध लैंग्वेज थी, बौद्ध धर्म मानने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है। और ये लोग क्या करने लगे, जो बौद्ध धर्म मानने वाले थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, ठीक है, चाहे पोजीशन के लिए हो, यूनिवर्सिटी में हो, एजुकेशन के लिए हो, सबके लिए क्या करते थे, उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देते थे जो बौद्धिस्ट बोलते थे या जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। इस वजह से क्या हुआ, जो और भी लोग थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। तब क्या हुआ, इनके यहाँ पे विद्रोह चालू हो गया। कौन सा, ये स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। अब इसमें स्ट्रगल में क्या क्या हुआ कि जब चीज़ें बढ़ने लगी, लोग दूसरे जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या अपनी एक आर्मी वो बनाई, पार्टी बनाई और कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी श्रीलंका की, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी, इसमें हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बीच का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, तमिल होगी। और सबको समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, किसमें, पढ़ाई में और नौकरी में, चाहे वो कौन सिंघाला बोलने वाले तमिल हो, चाहे वो तमिल बोलने वाले हो, या भारतीय तमिल हो या श्रीलंकन तमिल, दोनों को पढ़ाई नौकरी में समान रूप से अधिकार मिलेगा। इसी ड्यूरेशन में ही एक नई पार्टी बनी जो विद्रोहकारी कह सकते, क्रांतिकारी बोलते लिट्टे,
लिट्टे क्या चाहते थे, नॉर्थ और ईस्टर्न को अलग करना चाहते थे, यानी श्रीलंका के दो पार्ट करना चाहते थे ये। इसके लिए काफ़ी विद्रोह हुआ, कई लोग मारे गए, सिविल वॉर एक तरह से स्टार्ट हो, इसी चक्कर में यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, उनकी सामाजिक जो कल्चर था उसमें हानि हुई, आर्थिक रूप से जो क्या हो गया, श्रीलंका बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। ये उसके रीज़न समझ में आए। इसके बाद हम दो तरह से इन दोनों जो क्रांति हुई बेल्जियम की और श्रीलंका की, तो दो तरह के कंक्लूजन निकल के आए। जो बेल्जियम की क्रांति थी उससे क्या समझ में आया, उनको रियलाइज़ हुआ कि जो लोग हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, तो हमें ये सब चीज़ें शो नहीं करने पड़ती, यहाँ इतना विद्रोह नहीं होता अगर हम उनकी भाषाओं का सबका सम्मान करते। और श्रीलंका में क्या समझ में आया कि कोई भी एक मेजोरिटी क्या चाहती थी, फोर्सफुली अपने आप को स्थापित करना चाहती, जो कि पॉसिबल नहीं है। सब किसी को अपनी अपनी पावर चाहिए, सबको समान रूप से अगर शक्ति मिलती, पावर मिलती है या सम्मान मिलता है, तो उस तरह से ये चीज़ कंट्री देश एक होके काम कर सकता था। ठीक है, अभी तक में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद का चैप्टर हम लोग नीड ऑफ पावर शेयरिंग ये हम पढ़ेंगे। थैंक यू।